आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने सॉइल के बारे में, जमीन के बारे में सुना होगा, इनफर्टाइल सॉइल सुना होगा ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, फसल अच्छी नहीं उगती। उगती है? नहीं उगती। जैसे बैरन एरिया देखा होगा, वहां अगर बीज बो तो होगा? नहीं होगा। उसी तरह इनफर्टिलिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिला। इनकेपेबल होते हैं, मीन्स वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते ह्यूमंस, या तो फिर उनमें मेल्स के अंदर स्पर्म में कोई दिक्कत होती है, फीमेल्स के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई दिक्कत है, या फिर फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, या फिर उसमें ओवा का फॉर्मेशन ही नहीं होता है ना। इस केस में क्या होता है, कुछ लोगों को शादी के बाद देखा होगा, कुछ महीने, साल, 2-3 साल या फिर 2-3 साल तक लोग वेट करते हैं, उसके बाद दवा पानी कराना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या होती है उनके अंदर? इनफर्टिलिटी। या तो उस केस में मेल्स के अंदर प्रॉब्लम है या तो फीमेल्स के अंदर। जब डॉक्टर जांच करता है, चेकअप करता है, तब वो बताता है कि कमी कहाँ है, कैसे किया जाए, है ना। तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन भी डॉक्टर ने निकाला। इसका सॉल्यूशन बहुत पहले इसका सॉल्यूशन नहीं था, लोगों जिसको बच्चे नहीं होते थे नहीं होते थे, लेकिन अब तो बिना बच्चे के कोई है ही नहीं, है नहीं है। सब लोग कोई ना कोई इन आर्टिफिशियल मेथड से हो ही जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं ना। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड है। या तो फिर देखा जाएगा कि फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या काम रहता है? केवल फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस इन फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल मेथड से लैब के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है डॉक्टर लोग, और क्या करते हैं, मेल के अंदर से ओवा, मेल के अंदर से स्पर्म को लेंगे और फीमेल्स के अंदर से ओवा। लेकिन बाई चांस उस मेल के स्पर्म में ही कोई मतलब हो कमी, मान लो कोई वो मोबाइल ही ना हो, मतलब उसमें कोई कमी हो, स्वस्थ ना हो, तब क्या किया, डोनर किसी दूसरे का स्पर्म लिया जाता है। तो क्या करवाते हैं वहां? फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और फिर लेकिन ये है कि अगर आर्टिफिशियल मेथड से बच्चे को तैयार कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाहर ही बच्चे को तैयार कर दिया जाए, उसके लिए मदर की बॉडी ही चाहिए। तो क्या किया जाता है, जब एम्ब्रियो कंडीशन हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर ले जाकर इम्प्लांट कर देते हैं, बाकी वहां से इम्प्लांट होके। अब किसी किसी का होता है कि यूट्रस के अंदर ही दिक्कत है, तो उसके लिए भी डॉक्टर दवा पानी से करके, यूट्रस किसी का कमजोर होता है ना, कहेंगे बच्चा रानी कमजोर है, लोड नहीं उठा पा रही, ये वो दिक्कतें डिफरेंट टाइप की होती हैं। चाहे वो मेल्स के केस में हो, मेल्स में यही हो सकता है उसके टेस्टिस में कोई कमी हो, स्पर्म ही ना प्रोड्यूस कर पाता हो, काउंट नंबर ही स्पर्म का कम हो, यही केस क्या आता है, इनफर्टिलिटी। समझ में आ गया? तो कौन कौन से मेथड है इनको हम देखें। इसमें क्या होगा कि नेचुरली क्या करेंगे, मेल्स फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्या, बेबी को। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं?
नंबर 1, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं, मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्पर्म या तो फिर स्पर्म इमोबाइल है, पहुंच नहीं पा रहा, या फिर फीमेल्स की बॉडी में जो सर्विक्स होता है वहां पर एक म्यूकस होता है, उस म्यूकस में गाढ़ा है, स्पर्म को अंदर जा ही नहीं दे रहा है, कुछ कमी हो सकती है, जिसके कारण अगर स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होता है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेट किया गया, सीमेन को फीमेल्स के बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। बात समझ में आई? दूसरा क्या आता है, IVF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब इसी की मदद से बिना बच्चे के कोई नहीं रहता। इसमें क्या होता है कि मतलब जब फर्टिलाइजेशन की जगह ही नहीं है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, तभी ये कंडीशन यूज होती है ना, कि उसके जब डॉक्टर पहले चेकअप करेगा कि उसके दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके स्पर्म में, ओवा में, या फिर उसकी ट्यूब में, यूट्रस में दिक्कत कहाँ है, तब जाके वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाता है। कैसे मेथड से, वो एक मतलब लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करेगा, वैसा जैसे मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने के टाइम रहता ना कि उनके हार्मोनल चेंजेस होते, सब बॉडी में चेंजेस होगा तभी तो ये कंडीशन हो पाएगी, तो वैसा कंडीशन क्रिएट करता है। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ओवा को कलेक्ट करेगा, स्पर्म को कलेक्ट करेगा, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी से। मान लो कि फीमेल के ओवा में ही प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, किसी डोनर दूसरे का ओवा ले लेगा, समझ में आया? तो उसको क्या करेगा, उस लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर ओवा को लिया, स्पर्म को लिया, और इन दोनों को फर्टिलाइजेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होगा। लेकिन लोग, अरे पापा मम्मी में से एक तो उसका होगा ही, दोनों तो खराब हो नहीं सकते। स्पर्म उसके कैरेक्टर, उसके पापा के ही सही, मम्मी के ना सही, किसी के कैरेक्टर तो आएंगे उसमें। लेकिन लोगों को नहीं पता रहता, लोगों को गांव में वो कहेंगे इन्हीं का बच्चा है, लोगों को नहीं पता रहेगा, दादी लोगों को अगर ऐसा पता हो तो दूसरे के लिए नहीं दे, है ना, लेकिन उनको नहीं पता रहता है। ये तो सब डॉक्टर की, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं को डॉक्टर नहीं बताते कि हम उनका लेने जाएंगे, बस वो करेंगे, आइए पैसे दीजिए, दवा पानी करेंगे, वैसा करेंगे, समझ में? तो क्या करेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को ले जाके उसके आगे डेवलपमेंट नहीं करवा सकते, करवा सकते नहीं करा सकते, उसके लिए तो फिर क्या करेंगे, इसके पहले इधर ये तैयारी करेंगे, उधर मदर की बॉडी में, और यहां तक करवाने में विफल भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल जरूरी नहीं कि सक्सेस ही हो जाए, खराब भी हो सकते हैं। उनके जो एग्स बने हैं ये खराब भी हो सकते, कई बार ट्राई किया, मेरे घर पे भी हुआ मामी जी को, तो उनका एक बार खराब भी हो गया, ठीक है, ये खराब भी हो सकता है। खराब होने के बाद फिर दोबारा डॉक्टर इधर ये प्रोसेस करेगा, उधर फीमेल्स की बॉडी को प्रिपेयर करेगा, इंजेक्शन लगा के उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करेंगे। ऐसे नॉर्मली अब जब प्रेग्नेंट होती है वुमन, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो डॉक्टर दवाई इंजेक्शन के माध्यम से पूरी बॉडी में उस चेंजेस करती है फीमेल्स की। और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, फीमेल्स ढंग से ना बैठ पा सकती है ना, बैठ भी नहीं सकती, सोच लो बहुत दिक्कत रहती। मामी जो थी खड़े खड़े इधर उधर जाना, बैठ नहीं सकती थी, कि नहाने के टाइम भी नहीं बैठ सकती खड़े खड़े ना, इतनी कंडीशन क्रिटिकल रहती है।
लेटे रहना है, बैठना नहीं है, तो ये सब रहता है। तो फीमेल्स की बॉडी को प्रिपेयर किया जाता और कहेंगे 1 हफ्ते में ये इंजेक्शन लगेगा, प्रॉपर इंजेक्शन के माध्यम से दवाइयां इंजेक्ट की जाएंगी बॉडी में, समझ में आया? तो फीमेल्स की देखो, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसमें तो नेचुरली सब कुछ होता रहता है, कौन सा हार्मोन चाहिए क्या रहता है वो तो भगवान ही बना देते हैं, लेकिन जो कैपेबल नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए उसको क्या किया, डॉक्टर बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एम्ब्रियो को फीमेल्स की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है उसके यूट्रस में। फिर क्या करते हैं, अब यूट्रस में सब कुछ तो सही है, बस केवल क्या था, ट्यूब के अंदर केवल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, बाकी यूट्रस के अंदर यहां तो इम्प्लांट हो सकता है ना, यहां इम्प्लांट होके ग्रो कर देगा बेबी, बाद में पार्चुरेशन बर्थ हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद तीसरा कौन सा है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिसको क्या कहेंगे, ICSI। मान लो शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लिया जाए, इस कंडीशन में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा, कुछ आइडिया तो लगता होगा। मींस स्पर्म क्या कर रहा, हमने बताया कि जब स्पर्म आपके सर्विक्स से अंदर ही नहीं जा पा रहा, इमोबाइल है, मूव कर नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जब ओवा रिलीज होगा तो ओवा के साइटोप्लाज्म में क्या इंजेक्ट किया जाएगा, स्पर्म को। स्पर्म कैपेबल नहीं है, वो अंदर नहीं पहुंच पा रहा, ओवा तक जब तक पहुंच, ट्यूब के अंदर जब तक ये पहुंच नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर, स्पर्म को किसी न किसी तरीके से पहुंचा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? देखो IVF में क्या होगा, ट्यूब में ही दिक्कत है, फर्टिलाइजेशन की जगह ही नहीं। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें आर्टिफिशियल मेथड से इंसेमिनेट, सीमन ही नहीं जा पा रहा, उसका सीमेन ही नहीं जा पा रहा, तो उसमें क्या किया जाएगा, सीमेन को। इसमें क्या हुआ कि ये जो, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि ओवा के अंदर इंजेक्ट किया, अगर इंसेमिनेशन में अगर सीमेन ओवा तक पहुंच जाए तो वो डायरेक्टली अंदर चला जाएगा, उसको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है कि इसमें जा ही नहीं पाएगा। तो इसको डायरेक्टली अगर यहां तक स्पर्म पहुंच भी गया तो वो इसके अंदर इंसेमिनेट नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में ये यहां तक पहुंचा भी दिया गया तो नहीं जाएगा, और इस कंडीशन में क्या है, ये यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जैसे ही यहां तक पहुंचेगा ये इसके अंदर चला जाएगा, तो इंजेक्ट, इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जा रहा है इस कंडीशन में। बॉडी के अंदर ही होता है, हाँ, यूट्रस के अंदर सब कुछ, ये सारा प्रोसेस इन दोनों का यूट्रस के अंदर ही होगा, ये लैब में होगा, लेबोरेटरी। इसके बाद GIFT, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गैमेट, गैमेट क्या है, इंट्रा फैलोपियन, और क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा कि इसमें क्या है कि जगह सब कुछ सही, फैलोपियन ट्यूब भी सही है, यूट्रस भी सही, सारी कंडीशन, लेकिन क्या है ना, तो उधर से
ओवा ही रिलीज हो पा रहा, उनके ओवरी में ही दिक्कत है, और ना इधर से स्पर्म जा रहा, दोनों की कंडीशन खराब है। तो फेलोपियन ट्यूब का भी बढ़िया है, सब कुछ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि गैमेट का ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि उस जगह पर अगर गैमेट पहुंच जाएंगे, ओवा और स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बस। लेकिन जब वो ओवा बन ही नहीं पा रहा है तो फिर तो डोनर और मान लो कि उसके ओवा बन रहा है, स्पर्म नहीं बन रहा है, ओवा बन रहा है स्पर्म नहीं बन रहा है, तो स्पर्म को डोनर की मदद से लाया जाएगा। या फिर ओवा नहीं बन रहा है, उसके स्पर्म सही है, तो स्पर्म तो चलो आ गए, अब ओवा के लिए किसी और डोनर की जरूरत होगी। कहाँ थे मयंक, बहुत लेट कर दिए। अब इसके बाद टॉपिक आता है केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दें, लिखवा देना। वो बस इस रिलेटेड ही हमने बता दिया। जाइगोट इंसेमिनेट किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है इसके यूट्रस में। हेडिंग डालो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके बारे में लिखो। तो इसे समझ में तो आ ही गया, चलो। देखो जाइगोट बना, उसमें डिवीजन हुआ, होता है ना, तो वो प्रोसेस कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। टू सेल स्टेज जो मैंने डायग्राम बना के समझाया था ना, टू सेल स्टेज, फोर सेल, तो वो जरूरी कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे फर्टिलाइजेशन करवाना है तो क्या यूट्रस में नहीं हो सकता था, हो सकता था नहीं। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो ब्लास्टुला स्टेज में ही कहा जाता है, पहुंच जाता है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के लिए, उससे पहले नहीं जाता है। उससे पहले का प्रोसेस कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट लेंगे, लास्ट क्लास है ना, तैयार रहना पूरा रिप्रोडक्ट दोनों चैप्टर से। आज अभी जो क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ही पढ़ाएंगे, हेडिंग से रिलेटेड ही। इसका मतलब जो पढ़ाएगा खा गए। दीपावली में पढ़ाई करना चाहिए, किया नहीं है ना। 5 दिन के छुट्टी में कुछ किया? किसने अच्छा कहा कि जमन ये इसमें पढ़ाई नहीं की जाती? क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? हम तो हमेशा पढ़ते लिखते, दोनों दिन पढ़ाई किया, मेरा एग्जाम लगा था।
अरे लगन बस बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए। घर में भी कोई कुछ नहीं कहेगा, भाई बिटिया जमघंड बना रही। मैम 1 महीने में 2 दिन सुकून से सोए हैं। मम्मी आज मैं 9 बजे सो गई। इतना भयंकर सोए कोई और उठा नहीं बेहोश मिलते हैं। यार दीदी ने बताया हमको नहीं पड़ता इतनी 2 दिन में निकाली। उसके बाद तुम मेरे केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड बेसिक है, इसमें तो सबको पता ही है ना। केयर ऑफ मदर, मदर की केयर कैसे कर सकते हैं? एक तो उस मदर की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी भी केयर करना चाहिए। केयर का मतलब है उसको प्रॉपरली डाइट का ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए, है ना, ऐसी केयर करनी है। और एक जो लैक्टेशनल, जो लैक्टेशन मतलब बेबी के बर्थ के बाद मदर क्या करती है, लैक्टेशनल पीरियड रहता है ना उसका, तो उस टाइम पर भी मदर का ख्याल रखना चाहिए। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बेबी स्वस्थ रहेगा, वो मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, बेबी को नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो मदर का भी ध्यान रखना चाहिए और चाइल्ड का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लो कि कुछ लोगों में क्या होता है कि दो बच्चों के बीच में गैप नहीं रहता, 1-1 साल पर हो जाते हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं ना। तो किसी का 9 महीने बाद ही हो जाए, तो इसमें क्या रहता है कि 2 बच्चों के बीच में गैप होनी चाहिए। अगर 2 बच्चों के बीच में गैप रहेगा तभी प्रॉपरली देख रेख। अब मान लो मम्मी दूसरा बेबी के पीछे पड़ गई, पहले वाले का ध्यान ही नहीं दी, खाया पिया कि नहीं खाया पिया, ना, तो प्रॉपरली गैप कम से कम 3-4-5 साल का गैप तो होना ही चाहिए, है ना, होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो फीमेल्स होती है उनकी कुछ मतलब एक एज होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होने के लिए एक एज, सही एक एज होनी चाहिए। नहीं पता चला 18-19 साल में ही नहीं सही रहेगा, ठीक है। तो कौन सी मतलब एक इनके लिए अच्छी एज है? हाँ, 22 से 35, 22 से 35, क्योंकि 35 के बाद कम होने लगता है उनका फर्टाइलिटी, उनका फर्टिलिटी थोड़ा सा कम होने लगती है, समझ में। इसीलिए बहुत लोग 40 साल के बाद शादी करते, पता लगा बच्चा ही नहीं हुआ, है ना। तो इनके लिए एक अच्छी मतलब डेफिनेट एज होनी चाहिए फीमेल्स को। वहाँ केस है पंजाब में 78 वगैरह कुछ है ना। मैं उनका कैसे ले लूँ? है? मैं उनका कोई केस में 78 ईयर की कोई हो गई। वोमेन नहीं थी वो, मैन, मैन था, दादी आदमी था वो। नो मैम, दादी थी, मतलब वो 78 शायद 75 के 60 में कुछ ऐसे ही था। हाँ। मैम उन्होंने बेबी को कभी जन्म दिया है, मैम को कैसे हुआ? उनका या तो फिर पीरियड वो सब चलता रहा होगा तभी तो हुआ, या तो फिर इंसेमिनेशन किया गया होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अरे यार सब से वो ट्रेंडिंग है तो नहीं, मेल्स का तो प्रॉपरली रहता है कि वो बूढ़े हो जाते तब भी लाल पीले होते रहते ना। तो बस यही है मदर चाइल्ड के केयर में, बस यही है। अब इसके बाद एडॉप्शन आता है ना, एडॉप्ट करना चाहिए ना, एडॉप्शन मीन्स जो लोग मतलब मान लो उनके बच्चे नहीं हो रहे, एडॉप्शन कर लो, अडॉप्ट, है ना, किसी को गोद ले लो बच्चे को। ये सब करवाने का क्या मतलब है ना, इससे क्या रहेगा, जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, ये अच्छा आइडिया है ना। वैसे भी अगर इसको मुंह नहीं बना है, किसी दूसरे का ही इंजेक्ट करवाया जाएगा, हमारी बॉडी खराब होगी, इससे अच्छा अडॉप्ट अडॉप्ट करना चाहिए। क्या चाहिए? बेबी
अब हम बुलाना चाहेंगे मयंक को और वो स्पर्म के स्ट्रक्चर को बना के आप लोगों को समझाएंगे। दोनों मयंक में से कोई एक आ जाए, आ जाइए। बताओ, इतने होनहार बच्चे हैं कि वीडियो भी रिकॉर्ड होगा उनका। आइए भाई, सबका एक एक क्वेश्चन है, कोई बचेगा नहीं। जल्दी उठो, पीछे मयंक आ जाओ। क्या चीज? हाँ हाँ, तो आ जाओ। इसके बाद मुझे नहीं होगा ना, मुझे नहीं करना होगा ना। हाँ, इसके बाद नहीं। पढ़ाया तो गया ये लोग। बहुत सिंपल। अरे इसके मेन पार्ट ही बता दो, हेड है, ये है, वो है, बस मेन पार्ट, पूरा डिटेल नहीं पढ़ा। अभी आपको मैंने अपने क्लास पढ़ के फिर भी आपका आंसर नहीं दिया है। वही तो देखो, पढ़ती है कितना अभी अच्छे से। संध्या बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। 12th में हो? मैम बोला क्या बनाने के लिए, हमने बनता ही नहीं। फर्स्ट ईयर नोट है ओनली गर्ल एंड प्रॉपर। इट इज नॉट इन माय सिलेबस। इस्लाम सबसे सीनियर, मतलब हम लोग सीनियर मैथ है, तो ये बना सकते हैं। चाहे वो सीनियर है। हम सीनियर है, मतलब इस क्लास में ये तो है ना, क्या मतलब ना, 4 साल बड़े हो गए। नेक तुमने बनाया नहीं है, नेक कुछ बनाओ तो लगे। हाँ, नेक है। जिनको नहीं समझ में आया था, आज समझ में आ जाएगा ना। लास्ट वाली क्लास यही करेंगे अब। इनके लिए, तुम्हारे लिए वो हो गया, तुम्हारे लिए काम दे दें। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देख लो इतनी देर में, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बहुत इजी है। रिवाइज करो, सबकी बारी आएगी, अभी बहुत टाइम है, 1 घंटे में यही होगा, ताकि देखे तो तुम लोग क्या पढ़े हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वही तो आज देखे तुम लोग क्या बना पाओगे। हाँ, नहीं बनेगा। कैसे नहीं, इसका तो बन रहा, देखो। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, सबको समझाओ। पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ। ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। हाँ। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता हाँ। एक क्रोमोसोम का काम क्या रहता है? है। ये जब इधर ध्यान से सुनो, अभी पूछे। ओवम की बॉल होती है, इसके अंदर ये जब जाता है, ये ब्लास्ट हो जाता है। हाँ। वो फिर जा पाता है। अगर एक इसका अंदर चला गया तो फिर ये दोबारा नहीं जा सकता है। तो ये क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ तो रहता होगा जो, एंजाइम होता है। हाँ, एंजाइम्स भरे होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। बस और समझाओ क्या है इसका हेड, इनको लोगों को बताओ ना। हेड होता है सिंपल सा। हाँ। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हेड कहते हैं। हाँ। इसमें सबसे ऊपर होता है एक्रोसोम। कैप लाइक एक स्ट्रक्चर होती, बताओ। स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये एंजाइम से भरा हुआ होता है। इसका एक मिडिल पार्ट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो इसे पावर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें टेल होता है जो टेल का काम क्या होता है?
इसे लोकोमोशन में हेल्प करता हाँ, मूवमेंट करवाने है, में। मूवमेंट में हेल्प करता और इसके अंदर एक चीज और भूल गए, है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सबसे मेन तो इसका न्यूक्लियस ही है। इसकी पूरी बॉडी में केवल न्यूक्लियस का ही काम है, बाकी पूरी बॉडी खराब, वेस्ट। फर्टिलाइजेशन किससे होगा इसका? और कौन सा न्यूक्लियस होता है? डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड? बताओ सब लोगों को। हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉयड होता है, एन। हैप्लॉयड होता है ना। हैप्लॉयड फीमेल्स का होता है, हैप्लॉयड मेल्स का। और एक चीज, सेंट्रियोल कहाँ पे है? हाँ, एक्सियल फिलामेंट बनाता है ना सेंट्रियोल, तभी तो इसको सपोर्ट। अब भाई टेल है, इसको कोई तो सपोर्ट करेगा। तो याद नहीं है? चलो ठीक है, वेरी गुड, तुमने इतना बनाया, अच्छी बात है। इसके बाद प्रिंस आ जाओ। हाँ, वो आ जाओ। संध्या तुरंत उठ जाओ, एक बार कहने के बाद तुरंत उठ जाओ। पूरी क्लास खत्म हो गई, बस सिंपल सा पूछ रहे हैं, वो नहीं बना पा रहे। आइए आप, तुम बनाओ आके। यही तुम लोगों का टेस्ट हो रहा है, ये समझो, क्योंकि ये जब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव तो बहुत टफ बनाए जाते हैं। किडनी बना पाओगी? किडनी का स्ट्रक्चर, दो किडनी बनाओ, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये नहीं बना पाओगी कुछ शब्द। इसका मतलब जो चीज पढ़ाया जाता तुम लोग हवा में उड़ाते हो, नहीं उड़ाते, तो आप बनाओ के किडनी का सिंपल सा बनाओ के, बनाओ। हैं? किसी तरह बनाओ, बस थोड़ा सा सिंपल ऐसे रफली बनाओ ना, कोई ड्राइंग नहीं करना है। प्रिंस आओ, तुमसे कोई बहाना नहीं चलेगा, इधर आओ, नहीं तुम्हारी मैडम से कंप्लेन करेंगे। और क्या, क्यों उसके पीछे? बताओ तुम लोग, फिर इसी से हम रफली बनाओ। इसका भी कोई बहुत कायदे का नहीं बना था, रफली ही बना था। बताओ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर, बस बातचीत करने को कह दो एक दूसरे से। कैसा स्ट्रक्चर था किडनी से? देखो ये प्रतिष्ठा आएंगी, प्रतिष्ठा बनाएंगे, आओ। हाँ, ये इसको आता था ना। अच्छा, आप लोग बना पाएंगे? आज सर से बताते हैं, वो राजीव सर से, ये क्योंकि सर हमसे पूछ रहे थे ना कि नीट कौन कौन निकाल पाएगा, तो हमको प्रूफ देना है ना कितने बच्चे नीट। अब एक ने बनाया तो इसी का नाम क्या, नाम तुम्हारा? आर्यन। कौन यहाँ का ऐसा कौन से कितने बच्चे हैं जो सफल होंगे? जरूरी नहीं इसी बार, लेकिन नाम बताना पड़ेगा ना कितने बच्चे हैं जो सफल हो जाएंगे बिना स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर याद किए आप ऑब्जेक्टिव नहीं याद कर सकते। पता लगे वहां पूछ लिया गया यूरेटर क्या है तो कंफ्यूज है, यूरेथ्रा, इसमें कंफ्यूजन है ना। मान लो कि तुम्हें डायग्राम याद आ गया माइंड में, वो नली जो थी वही यूरेटर है, याद आ जाएगा तुमको, आ जाएगा ना। आओ मैम। सब बेकार।
एक बार में कितना इजैकुलेशन होता है सीमेन का? 2.5 से 5 6 to 7 नो मैम 2.5 से 5 एनसीईआरटी में कितना दिया गया है? 5 5 ml। मैम देखिए इस तरह बनेगा फिर आप बहुत जल्दी ड्राइंग है ये तुम्हारा फेस है और तुम्हारी दो चोटियां हैं। लग तो ऐसा ही रहा है ना। बताओ, तुम लोग बायो के स्टूडेंट है और ड्राइंग नहीं बना पाते हो? ड्राइंग कभी बनाई नहीं इंटरेस्ट कभी ड्राइंग में इंटरेस्ट रहे या ना रहे। मैम मेरे को तो अपना देखनी क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत बनाओ के। हाँ, तुम्हारा नाम पक्का मेंशन किया जाएगा, रजिस्टर में लिखना था, इसका नाम लिख देंगे। मैम नहीं हंसिएगा नहीं। हाँ, सुनना इसमें क्या है। मैं कल भी करवाई वेरी गुड, कितना अच्छा बन रहा है। अभी मैं सबसे बड़ा तो यही था, क्या? राइटिंग भी अच्छी है, वर्डन सब कुछ अच्छा, केवल ड्राइंग है सबसे बड़ा। तो रफली बनाओ, इसकी कहाँ ड्राइंग, कहाँ किसकी अच्छी है? वही बंदे लोग यहाँ बैठे सब कुछ अभी रिवाइज हो जाएगा, तुम लोग जो भूल चुके हो। कहाँ है बैगन? नहीं, लेकिन बना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा। मैम इसके में नहीं तैयार में बनाएंगे। हाँ, इन लोगों से पूछो कि कौन, रुक जाओ अभी, तुम लोग मत लिखो, इन लोगों से पूछो कौन कौन सी बॉल थी, बताइए। पूछो, किसी का नाम बुला के पूछो। वॉल कितनी थी मयंक, पीछे बताइए, वॉल कितनी थी? हाँ, बर्थ कैविटी को कहते क्या है? ये तो याद है। नहीं, बर्थ जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं? सर्विक्स तो ये है बस, जहां से एक कैनाल रहती है। बर्थ वेजाइना, बर्थ कैनाल को क्या कहते हैं? वेजाइना, जहां मेल्स अपने स्पर्म को रिलीज करता है। इसको इसे ज्वाइन कर दो। मैम ये फिलामेंट। ये हवा में थोड़ी बैंगन की तरह। लेकिन बहुत अच्छा बनाया, गुड देने वाला काम किया इसने। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स थे ना, कौन कौन से?
ये तो हिंदी लिख रहे हो क्या? मैम भूल गए। पढ़ते हैं इंग्लिश। मैम हिंदी से पूरा हिंदी में आता है बस। ये इस्थमस था, फूला हुआ रीजन जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या था? एम्प्यूला। और ये क्या था? इन्फंडिबुलम। ये था इस्थमस। इस्थमस, हाँ लिखो, इस्थमस। हो गया। इम्प्लांटेशन कौन सी वॉल से होता है? बेबी जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन कौन सी वॉल में होता है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम या फिर इंडोमेट्रियम? इंडोमेट्रियम। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि कौन सी वॉल से होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मायो इंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग होती है ना। ये क्या है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोमेट्रियम यही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी बेबी का बर्थ होगा। हाँ, हाँ एक्सटर्नल लेयर। ये सब कुछ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। नहीं मिटा नहीं, रुको अभी इनको समझाना है। मिटा क्यों रहा है? बैठो जाके। इसमें किसी को कोई दिक्कत ऐसा कोई है जो जिसको ना समझ में आए? पीछे जो 12th में है डेफिनेटली उनके एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ लिया गया। स्पर्म का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे ऑब्जेक्टिव कितने बन सकते हैं? ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ना। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। या फिर इंसम सीमेन कहां पर इजैकुलेट होता है? वेजाइना के अंदर होता है। सर्विक्स कहाँ है? कौन कौन सी वॉल होती है? उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछ लिया। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इसके कितने पार्ट्स? 12th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बैंगन की तरह मैम ब्लॉग में अच्छा बनाते हैं। गोभी है तो लिखे तो ये बोला ये तो क्या हो गया? अब बताइए। समझ में आ गया? अब कोई अच्छा सा बच्चा आ जाए और किडनी का स्ट्रक्चर बना के समझा दे। प्रिंस उठ जाओ, नहीं मैम से आज बताते हैं। अरे यार देखो एकदम आसान है। अरे ज्यादा इसको चाहिए एकदम आसान। आ जाओ प्रिंस। ऐसे तुम ऐसे किडनी का जो स्ट्रक्चर था, यूरेटर, यूरेथ्रा, वो नहीं बना पाओगे। मयंक पीछे, जो किडनी का सेफ साइज कितना होता है? 5 से 7 लेंथ कितनी होती है किडनी की? 5 से 7 होती है लेंथ। 10 से 12 और वो चौड़ाई विड्थ 5 से 7 और थिकनेस 2 से 3 और वेट कितना होता है? 170। इधर उधर हो सकता है 10-20 का पर। अब स्ट्रक्चर बनाओ के बहुत इजी। प्रिंस उठो। क्या चाहिए? हाँ बस ये किडनी बना लो, किनारे गोला ही बना देना, वो बीन शेप मत बनाओ, गोला ही बनाओ। आओ केवल इनको बस रफली सबको समझाना है, सबको पता नहीं है।
आओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लाओ यहाँ तक आने का। आओ, वहां तो चले गए थे मंच पे। क्या नहीं कर, नेमिंग मत करना, आओ हम बताएंगे। इसके बाद इनका क्या नाम है? हाँ? अंकिता, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओगी। 10 बार मैंने नेफ्रॉन का बनाओ। मैम वो भी बहुत अच्छा बनाओ। ऐसे बनाओ। देखो, किडनी बनाने जा रहे हैं आप लोग, देख लो आपका स्क्रेटरी सिस्टम ऑर्गन। स्क्रेटरी ऑर्गन क्या है आप लोगों का? मेन स्क्रेटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमंस का? नेफ्रॉन किडनी। यूनिट है। नेफ्रॉन तो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किडनी की यूनिट है। बस ज्यादा सही ना करो, बस ऐसे रफली बनाओ। हाँ, यहाँ पे वो किडनी बनाओ ऐसे, दोनों साइड। हाँ हाँ, बस ठीक है, कोई ज्यादा हो। हाँ, क्या चीज? हाँ सही बना रहे हो, बनाओ। हाँ, भूल गए कहाँ से थी? यूरेटर कहाँ से? बी से ओपन हो जाएगी यूरेटर, यहां से निकलेगी हाइलम। ये तो ब्लड वेसल्स है ना। ब्लॉक करोगे क्या वेसल्स? हाँ, अच्छा, किसके थ्रू ब्लड आता है यहाँ पर शुद्ध? एओर्टा। और क्या? कॉर्टेक्स, मेडुला, कुछ था ना, हाइलम, क्या था? कुछ याद करो, दिमाग पे जोर दो। कॉर्टेक्स, उसका आउटर क्या था? कॉर्टेक्स था, और इनर मेडुला। और इसके अंदर क्या? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। देख के बनाओ। इसका थोड़ा नेमनिंग करो, इसकी नेम लिखो। ये क्या है? किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, ये तो लिख लो। बस सिंपल ही लिखना, ज्यादा तुमसे डीपली नहीं पूछ रहे हैं। वो बना रहे हैं। यूरेटर कहाँ है? हाँ, ये यूरेटर है, भूल गए क्या? यही कंफ्यूज रहता है, यूरेथ्रा और यूरेटर में बहुत कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में। यूरेटर, हाँ यूरेटर है, नीचे क्या है? यूरेथ्रा।
राइट किडनी को होती है और ऊपर होती है। और हमने पढ़ा था यहाँ कोई ग्लैंड प्रेजेंट रहती है ना, एड्रीनल ग्लैंड। हाँ, कैप लाइक एक स्ट्रक्चर था ना, बनाओ पहले एड्रीनल ग्लैंड बनाओ। कैप लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है किडनी के ऊपर। ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड। बस जाओ, वेरी गुड। समझ में आया कुछ? मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा ना, याद हुआ यूरेटर क्या है, यूरेथ्रा क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है ना, उसमें से जो अशुद्धियां रहती है उनको एब्जॉर्ब करती है। जो आपके ब्लड में यूरिया भी घूमा करता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बच्चा तुरंत मार देगा, किडनी। किडनी यूरिया का फॉर्मेशन करती है, लीवर करता है। लीवर क्या करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया को हम स्क्रीट आउट कर नहीं सकते, तो हमारा लीवर क्या करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। यूरिया का सूत्र बताइए, यूरिया का फॉर्मूला। अमोनिया नहीं, अमोनिया का NH क्या होगा, इससे बना यूरिया। यूरिया कैसे बना इसमें, हाँ, और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। पहले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या बना, अमोनिया। अमोनिया NH3, अमोनिया से बना यूरिया। कैसे बना, NH2CO NH2, क्या मिलाया जाए इसमें, बताओ। बताओ, तुम्हें लोग बताओगे। ग्लूकोज ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, ग्लूकोज क्या है, कौन सी शर्करा है, अरे ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, बताओ। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म यूरिया का सिक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। यूरिया को स्क्रीट आउट करने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऑप्शन में आ गया यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक। बताइए, आज टेस्ट ही हो रहा है तुम लोगों का। अमोनिया को स्क्रीट आउट करने वाले एनिमल्स, कितना सिंपल है। अमोनिया को और यूरिया को
और यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड क्या है ये बताइए। सब भूल गए हो, 10 दिन पहले ही पढ़ाया गया होगा। बहुत सिंपल है, बताओ। यहां कंफ्यूज मत होना, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान देना। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होगा। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, बस इतना डिफरेंस है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं? यह किडनी हो गई, इसका आउटर रीजन को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और इसके बीच में, और इसे क्या कहेंगे, मेड्यूलर रीजन। और ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं इनको क्या कहेंगे, पिरामिड। और यहीं पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, नेफ्रॉन्स, मिलियंस नेफ्रॉन्स रहते हैं। नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट मेड्यूलर रीजन में रहता है और कौन सा कॉर्टेक्स रीजन में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। कौन कौन से? एक तो कलेक्टिंग डक्ट, सीडी और LOH, यही दोनों पार्ट, एक तो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, यही दोनों पार्ट कहां प्रेजेंट रहते हैं, मेड्यूला में, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका ये क्या है, बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल हो गया। और ये PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और ये क्या है, DCT, ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। और इसका प्रवेश द्वार, दरवाजा, इसको क्या कहेंगे, हाइलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन किडनी के अंदर कहां पे सबसे ज्यादा होती, तो उसके हाइलम रीजन में अमोनिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। ये मैंने पढ़ाया था तब भी बताया और अभी फिर से बता रहे हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब डिटेल्स में तुम लोग पढ़ ही चुके हो, यूरेथ्रा, यूरेटर, नेफ्रॉन्स के बारे में, है ना। बस इसको तुम लोगों को बस रिवाइज करने का, एक बार रिवाइज कर लो बस। इसका मतलब यहां से जाते तो रिवाइज नहीं करते हो, क्या करते हैं, या आज की क्लास जो भी पढ़ा है बस उसको रिवाइज कर लो। जहां पे कुछ फंसे, हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वहां गोला मारो। नहीं, नोट्स निकालो, उसको देखो, मेहनत ना करना पड़े। क्या क्या करें, घर का काम करना पड़ता है क्या, खाना पीना। और क्या, तभी तो है ना। देखो ये सब बेचारी खाना पीना बना के तब भी पढ़ाई करती है। संध्या, वो क्या नाम इनका, आओ आ जाओ।
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और ये देखो डिटेल से ये अपना प्रेजेंटेशन आज देगी। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, देखो। थोड़ा बहुत आता है। हाँ, तुम्हारी क्लास की क्लासमेट है और ये तुम लोगों को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाली है अपना टॉपिक। और ऊपर लिखो भी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आराम से। घर वालों को विश्वास नहीं है क्या पढ़ती है? इधर आप लोग ध्यान से देखिए, जो इनसे क्वेश्चन पूछो, जो चीज ना है ना तो इनसे क्वेश्चन पूछो, दीदी ये समझा दीजिए। हाँ मैम, मैं वीडियो में थी मैम, ऐसा मत करिए। बनाओ। अब लेबलिंग कर दो इसे। बनाओ। हिंदी में भी लिख सकती हो अगर हिंदी। आर्यन तुम्हारा टॉपिक तो खत्म, तुम्हारा जो मेन टॉपिक था वो तो खत्म। नो मैम, आगे बढ़ जाइए। हमने कहा इनको बहुत इंटरेस्ट है तो चलो पढ़ाई देते हैं। मैम, स्कोरिंग का केवल सेकंड से अब इसलिए मैंने बोला। और तुम्हें गायब हो गए थे, सिर्फ 2 क्लासें ली हो ना। मैम लेकिन इसको 3 बार पढ़ सकते हैं। इतना इंटरेस्ट था। मैम पढ़ाया है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। स्कोरिंग बहुत है। इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अभी डॉक्टर को तो जानना बहुत बेस्ट है ना।
डॉक्टर को एनिमल किंगडम भले ही ना पता हो, लेकिन ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। अभी जाकर किसी डॉक्टर से पूछो, उसको एनिमल किंगडम नहीं पता होगा, लेकिन हर मेडिसिन, पूरा रिप्रोडक्शन, पूरा सब कुछ पता होगा उसको। अरे ठीक है, सही कर देना तुम लोग। हिंदी में लिख दो यार, हम लोग को हिंदी में लिख दें। और क्या, देखो ये होना चाहिए टैलेंट, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना संध्या? बताओ और तुम? हम कल पक्का कर देंगे। हाँ, अ फ्रेंड आर ट्रियो, सही बताओ। अ फ्रेंड और ए फ्रेंड आर ट्रियो। बस लिख दो, ई लिख दो बस, समझ जाएंगे। मुझे स्टेज देखकर सही है, ठीक है, पढ़ा देना। हाँ, अब उन लोगों को थोड़ा सा जो तुमने लिखा बस यही समझा दो बस। इधर मुंह इधर करो अपना और समझाओ, इधर प्रेजेंटेशन हो रहा, तभी तो तुम्हारा वीडियो बनेगा। सुनाई देगा यहाँ से उसको। हेलो एच लिख दो बस। पल्लवी, इसके बाद तुम आ रहे हो। मैं बढ़िया से बोली, मुझे बहुत आता है। बताओ मयंक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछो दीदी से। नहीं भाई, कन्वर्सेशन होना चाहिए ना। हो गया, अब इधर पीछे मुड़ो। सब जो तुमने लिखा वही समझाओ, अच्छा जब अच्छा रहे। जैसे कि ये बॉमन कैप्सूल है, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस का काम क्या है, यहाँ पर कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ कौन सी सेल्स होती हैं, नॉन सेलुलर होती है, सेलुलर होती है, और ये अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी कौन सी सेल्स होती है, जो पूरा डिटेल्स में तो पढ़ाया है। ये इसका पीसीटी है, एलओएच, नाम ही बता दो बस, ऐसे ही बता दो। ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या स्टोर होता है? ग्लोमेरुलस क्या होता है? अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेके आता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है। बॉमन कैप्सूल। जो एक्सेंट आर्टरी होती है वो ब्लड को लेकर आती है, ग्लोमेरुलस है, फिर वो लेके जाता है। ये बीसीटी है, ये बीसीटी, और इसे ब्लड की ब्लड बोलते हैं। इसकी जो ये होती है, ये ठीक होता है, और ये नहीं होता है। ये इसे सिंपल सिंपल प्रोवाइडर जाओ जाओ, गुड। समझ में आया कुछ? स्ट्रक्चर देख लो, कहीं कोई दिक्कत? फिर से रिवाइज हो गया ना तुम लोगों का? बाकी डिटेल्स में तो लिखवा ही चुके हैं। चलो, हो गया टाइम।